तुम? उसने बेयकीनी से कहा। लगता है मुझे देखकर खुशी नहीं हुई मिसेस अरमान शाह। इस्तसाहिया लहजे में कहता हुआ वो दरवाज़ा लॉक करके बेड की तरफ बढ़ा। मैंने कहा था ना, मैं अपने मुजरिम को ऐसी सजा देता हूँ कि वे मौत को तरसे। अचानक उसके बाल मुट्ठी में दबोचते हुए अरमान ने उसका पिनअप खोल खींचा और दुपट्टा ज़मीन पर गिरा। मैं जेब में गया। आज तुम मेरी सारी दस्तरस में हो और अब सब हिसाब विभाग करूंगा। सुर्ख रंग में दहकते उसके रूप पर नजरें जमाए वो बोलता गया। अब एक सिर्फ तुम्हारी सांसों तक रसाई थी। आज रूह में उतर कर तुम्हें पूरा मर्द पर हाथ उठाने का अंजाम बताऊंगा। उसकी गर्दन शिकंजे में जकड़ते हुए अरमान शाह ने खौफ से कांपती अनाया के लबों पर लब रख दिए और उसकी सिसकियों का गला घोंट दिया। अनाया, ये सब सामान गाड़ी में रखो। बल पे पड़ती रोशनी ने पीछे खड़ी अनाया पर हुक्म सादिर किया तो पार्किंग में बात करने के लिए आया अनाया को शॉपिंग बैग्स उठाए पे मुश्किल चलते देखकर उसकी तरफ बढ़ा। अरे अनाया, मुझे बुला लेती। इतना सामान क्यों उठा रखा है? कैसे बुलाती आपको? हल्का सा मुस्कुराकर कहती अनाया ने कुछ बैग्स उसे पकड़ाए। तो वो हैरत से बोला, कितनी शॉपिंग करती है तुम्हारी बहन? अभी और भी करनी है क्या? बस आ रही है। अनाया ने पीछे मुड़कर रोशनी को आते देखकर आहिस्तगी से कहा तो फौरन उसके पीछे मुस्कुराते चेहरे को देखा। तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया? नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अलाया दबदबाकर मुस्कुराई तो गहरी सांस लेकर बोला, पहली बात, शॉपिंग हमेशा ज़रूरत के लिए होती है। लोग शौकिया भी करते हैं, रोशनी की तरह। लोग शौकिया भी करते थे, रोशनी की तरह। और दूसरी बात, मुझे भाई मत कहा करो। सिर्फ कहा करो, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, मैं कैसे आपका नाम ले सकती हूँ? आप मेरे होने वाले बहनोई हैं। अनाया के जवाब पर वो मुंह का जाविया बिगाड़ कर बोला, देखो यार अनाया, मैं कोई बुजुर्ग नहीं कि इतना पुराना तरीका इख्तियार करूं। भाई बहनोई मत कहा करो, बस मेरा नाम लिया करो। फिर अपनी पैंट की जेब से गिफ्ट निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है, ये मैं नहीं ले सकती। रोशनी और अपनी चाची के डर से वो पीछे हटी, मगर साकिब ने ज़बरदस्ती मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। अरे रख लो, साली हो मेरी, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहती, वो शौक नज़रों से उसे देखने लगा, मगर पीछे से आती रोशनी की आवाज़ पर वो चौंकी और मोबाइल वापस उसके हाथ पर रखकर भाग गई। लड़ाका औरत कहीं की। साकिब ज़ेरे लब बोला और दिल में सोचने लगा, काश अनाया तुम मुझे पहली मिली होती तो मैं कभी रोशनी जैसी बदतमीज़ और पौहर लड़की का इंतखाब ना करता। ना शक्ल में वो तुम्हारी जैसी है, ना इखलाक में। बिलाशुबा तुम हर लिहाज से उससे आगे हो। इधर रोशनी सामने खड़े एक खूबरू शख्स को देखती सदमे से अपने टूटे आईफोन को देख रही थी। अंधे हो, देखकर नहीं चल सकते थे। मेरा मोबाइल तोड़ दिया। अंधी तुम हो, तुम टकराई थी मुझसे। गुस्से से कहते अरमान शाह ने उस कमसूरत लड़की को घूरा और अपने ऊपर नीचे का जायजा लेकर नागवारी से मुंह मोड़ लिया। गवार लोग। ये सुनकर रोशनी उसके रास्ते में हायल होकर फंकारी, अपनी औकात में रहो मिस्टर गवार हो। ये तुम अपनी औकात में तुम रहो लड़की। वो इसका हाथ झटक कर शर्ट साफ करने लगा तो रोशनी ने उसका कोट पकड़ लिया। मेरा मोबाइल खराब किया है, अपने यहाँ ला कर दो। जाहिल औरत, अपने गंदे हाथ मत लगाओ मुझे। अरमान शाह ने उससे दूर किया तो हजूम में खड़े लोग हंस पड़े। अपनी तस्लील पर रोशनी ने उसका गिरबान पकड़ लिया तो वो गुस्से से बोला, समझती क्या हो खुद को, औरत होने की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। और फिर उसे धक्का देकर दूर फेंक दिया। अभी वो गिरती के पीछे से आती अनाया ने उसे संभाल लिया। दूधिया रंगत, बेदाग पेशानी, बड़ी ब्राउन आंखें, गुलाबी होंठ, लंबी गर्दन और सुनहरी बालों में चुटियां बंधे गुलाबी सूट में मलबूस वो दिलकश मंजर ऐसा था कि अरमान शौक हो सा गया। पहली बार उसने इतनी सादगी में इतनी खूबसूरती देखी थी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहन को हाथ लगाने की? अनाया आगे बढ़ी और इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ की गूंज पर अरमान शाह के लब भींच गए, मुठियां बंद हो गई। शर्म नहीं आती, लड़कियों से ऐसे बात करते हैं? गुस्से से कहती अनाया उसकी आंखों में देख रही थी। और वो वहीं पीछे से आता साकिब सामने खड़े शख्स को देखकर साकित रह गया। ए लड़की, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। अनाया का बाजू मजबूती से दबोचे हुए अरमान शाह ने उसे अपनी तरफ खींचा और सुर्ख आंखों में गुस्से की शिद्दत भरकर गुराया। उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ये तुम्हारे हक में बेहतर है कि मैं औरत पर हाथ नहीं उठाता, वरना जो हाथ मुझ पर उठा है उसे धड़ से उखाड़ फेंकता। उसके बेहद करीब आकर ठाड़ते हुए अल्फाज ने
अनाया को खौफ से झरझरी लेने पर मजबूर कर दिया। बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें खौफ से फैली और दबे दबे लब लरसने लगे। छोड़ो मुझे साकिब भाई, वो मचलती हुई गिरफ्त से निकलने की कोशिश करती बेबसी से पुकार उठी। सर छोड़ दें उसे, ना समझ है। अनाया की हालत देखकर साकिब को उस पर तरस आया, क्योंकि वो बखूबी जानता था कि अरमान शाह के गुस्से में माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। तुम यहाँ? अरमान शाह ने साकिब को देखकर हैरानी से सवाल किया। ये मेरे साथ हैं सर। उसके जवाब पर अरमान शाह के तने नकोश मजीद कड़े हुए। तभी साकिब ने अनाया की तरफ बढ़कर कहा, अनाया सॉरी करो, ये सर हैं मेरे बॉस। मगर अनाया ने हठधर्मी दिखाई। गलती उनकी थी। उन्होंने रोशनी को धक्का दिया और गलत बोला। अरमान शाह की गिरफ्त मजीद सख्त हुई तो अनाया को लगा जैसे बाजू टूट जाएगा। तकलीफ से आंसू रुखसारों पर बह निकले, मगर माफ़ी उसकी जुबान पर ना आई। अनाया सॉरी करो, तुमने उन पर हाथ उठाया है। चाहती हो मेरी जॉब चली जाए? साकिब की घबराहट वाजिया थी। ये सुनते ही रोशनी जल्दी से आगे बढ़ी और अनाया के कान के करीब गुर्राई। सॉरी कहो, मैंने कहा सॉरी कहो। रोशनी की सख्त आवाज़ ने अरमान शाह के तेवर मजीद कड़े कर दिए। उस लम्हे उसे रोशनी सख्त जहर लगी। वो अनाया को झटके से अपने करीब खींच लाया और रोशनी से दूर करते हुए सख्त लहजे में बोला, सॉरी कह दो, अभी के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन आगे के लिए तैयार रहना। चंद लम्हे वो अनाया की नम आंखों और लरजते सरापे को बेबाकी से देखता रहा। फिर हल्का सा तंजिया मुस्कुराया, सर मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। अनाया को खामोश देखकर साकिब बेचैन होकर बोला, क्यों? तुम क्यों मांगोगे? ये मांगेगी, बोलो अनाया। रोशनी ने गुस्से से टोका तो अनाया ने कपकपाती आवाज में आंखें बंद करके कहा, सॉरी गुड। अरमान शाह ने उसकी आंसू से भीगी हालत पर एक लम्हे को नरम निगाह डाली और फिर उसे छोड़कर अपना कॉलर सेट करने लगा। चलो चलो जाओ सब। मामला सुलझता देखकर साकिब ने हजूम को मुंतशिर किया। अनाया के बाजू खींचकर साइड पर ले जाती रोशनी झुंझलाकर बोली, क्या जरूरत थी दरमियान में आने की? ऑफिस में मिलो मुझसे। रोशनी के चीखते लहजे पर साकिब की मुठियां बंद हो गईं, मगर वो जब्त करता हुक्म देकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ फरमान शाह के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट उभरी। मैं माफ करने पर यकीन नहीं रखता और तुम्हारी सजा का फैसला कर चुका हूँ, खूबसूरत लड़की। गाड़ी के साइड मिरर के सतून से टेक लगाए वो नाया के आंसू से तर्ड चेहरे को देखता हुआ दिल में सोचकर गहरा मुस्कुराया। कमरे में जलता वाहिद बल्ब अचानक बुझ गया तो गुप अंधेरा छा गया। गहरी नींद में सोई अनाया ने यकायक अपने करीब किसी की भारी सांसों की नमी और लम्स को गर्दन के पीछे महसूस किया तो उसकी आंखें झट से बंद खुल गईं। अंधेरे में किसी की मौजूदगी का एहसास उसके दिल की धड़कनें बेकाबू कर गया। पसीने की बूंदें माथे पर नमूदार हुईं। लरजती आवाज में वो हकलाते हुए बोली, क कौन है यहाँ? नींद से बोझल पलकें अभी भी बंद होने को थीं, मगर वो मोबाइल की लाइट जलाकर सामने देखने की कोशिश करने लगी और इस पल सिर्फ चंद लम्हों के लिए उसकी आंख उस अजनबी की जुनूनी आंखों से टकराई। फिर धड़कनें और भी बेरब्त हो गईं। किसी की गहरी सांसें अपने लबों के करीब महसूस करके वो कांप उठी। उसके डर से लब मुस्कुराए में ढीले और वो उसे सीने से लगाकर उसकी खुशबू को ऐसे अपने अंदर उतारने लगा जैसे कोई नशा हो। मध्यम आवाज में कान की लू को छूते बोला, सो जाओ, और फिर उसकी नाक पर क्लोरोफार्म लगाकर उसे बेहोश कर दिया। तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं मदहोशी में ढलती अनाया को देखकर लैंप ऑन करता उसके ऊपर झुका। रोशनी में उसके तीखे चेहरे को देखते हुए उसके नरम लबों पर अंगूठा फेरता गहरी मुस्कुराहट लबों पर ले आया। रात जैसे किसी पुरसकून लम्हे पे ठहर गई। कलून की मध्यम खुशबू का जादू बेहोशी में भी अनाया को अपने गिर्द महसूस हो रहा था। किसी के सीने का लम्स उसकी झुकी पलकों पर भारी बोझ डाल रहा था। वो हिलने से कासिर थी जब वो शख्स अपनी नाक उसकी गर्दन के करीब लाते हुए उसकी खुशबू समेटने लगा। बालों को पीछे करके गर्दन पर लब रखते ही उसकी गर्म सांसें उसे झुलसाने लगी, मगर उससे पहले कि वो हर हाथ पार करता वो खुद को समेट कर अचानक पीछे हटा। आखिरी बार उसके सरापे पर नजर डाली और वहां से चला गया। अगली सुबह किचन में नाश्ते की तैयारी करती अनाया बार बार पिछली रात के खौफनाक मंजर याद करके लरसती जा रही थी। एक हफ्ते से रात को यही पुरस्रार कैफियत उसे बेचैन रखती थी। तभी किचन में दाखिल होती उसकी चाची फरखंदा बेगम ने उसे घूर कर कहा, कहाँ मुंह काला करके आई है? अनाया ने हैरानी से पलट कर देखा। क्या मतलब चाची? इतनी नासमझ नहीं हूँ मैं। बता किसके चक्कर चल रहा है तेरा? फरखंदा बेगम ने उसका दुपट्टा झटके से खींचकर गर्दन पर पड़े निशानात की तरफ इशारा किया।
शर्मिंदगी और घबराहट से भरे कदमों के साथ अनाया जल्दी से मुंह धोकर वापस किचन में आ गई और तैयारियों में लग गई। दोपहर के खाने पर साकिब और उसके दोस्त मधु थे और सारे इंतजामात की जिम्मेदारी भी अनाया पर थी, क्योंकि वो इस घर में बेटी से ज़्यादा नौकरानी समझी जाती थी। बचपन में माँ बाप के इंतकाल के बाद चचा ने उसे अपने साथ रख लिया था, मगर फरखंदा बेगम को यह फैसला कभी रास नहीं आया। शर्मिंदगी और घबराहट से भरे कदमों के साथ अनाया जल्दी से मुंह धोकर वापस किचन में आ गई और तैयारियों में लग गई। दोपहर के खाने पर साकिब और उसके दोस्त मौजूद थे और सारे इंतजामात की जिम्मेदारी भी अनाया पर ही थी, क्योंकि वो इस घर की बेटी से ज़्यादा नौकरानी समझी जाती थी। बचपन में माँ बाप के इंतकाल के बाद चचा ने उसे अपने साथ रख लिया था, मगर फरखंदा बेगम को यह फैसला कभी रास नहीं आया। वक्त गुजरने उनकी ये बोझ फायदे में बदल गया, क्योंकि 7 साल की नन्ही अनाया घर के काम करने लगी। दिन भर की मुशक्कत के बाद रात को वो उससे अपने पैरों की मालिश करवाती। सिर्फ स्कूल जाने का वक्त ही अनाया के लिए कुछ लम्हों की राहत बन पाता, वरना घर लौटते ही फिर वही कामों का ढेर। कहाँ गुम हो गई हो? फरखंदा बेगम ने अचानक कमर पर जोर का थप्पड़ रसीद करते हुए अनाया को चौंका दिया। मैं सब जान लूंगी कौन है तेरा आशिक, और फिर तेरे चाचा को भी बताऊंगी। आंखों में नमी लिए नाया तड़प कर बोली, नहीं चाची, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। कल रात कमरे में बहुत मच्छर थे, कसम से मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। फरखंदा बेगम के चेहरे पर तमस्कुर आ भरा। हाँ हाँ, बड़े बड़े मच्छर होंगे। और कितना बड़ा मच्छर है ये तो मुझे साफ नजर आ रहा है। घूरते हुए उन्होंने मुंह का जाविया बिगाड़ा और सख्त लहजे में कहा, जल्दी जल्दी हाथ चला बदबख्त। ये कहकर वो वहां से चली गई। दोपहर के खाने की मेज पर साकिब अपने बॉस अरमान शाह के साथ बैठा था। अनाया खाना सर्व करने में मसरूफ थी, मगर अरमान शाह की नज़र हर पल उस पर जमी हुई थी। अनाया, जरा खीर दो, रोशनी ने बुलंद आवाज में कहा तो वो चौंकी, लब दबाती खामोशी से सर हिलाया और आगे बढ़ गई। बस 2 ही चम्मच काफी हैं। अरमान ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। इस दौरान साकिब ने अनाया के उदास चेहरे को देखते हुए पूछा, क्या हुआ है? परेशान लग रही हो? अनाया ने जल्दी से सर नफे में हिलाया, मगर सामने बैठे अरमान शाह की कुलोन की खुशबू से कुछ अजीब हद तक जानी पहचाने लगी। वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। आजकल बड़े ख्यालों में रहने लगी है ये, जल्दी शादी करेंगे उसकी। फरखंदा बेगम ने दांत पीसते हुए कहा। उनकी बात पर अरमान शाह लम्हा भर को चौंका, फिर संभल गया। साकिब ने कहा, पानी दे रहा जरा। घबराहट में डूबी अनाया ने पानी का गिलास बढ़ाया तो अरमान शाह ने गिलास पकड़ने की बजाय उसका हाथ थाम लिया और लबों पर ले गया। उस लम्स पर अनाया का पूरा वजूद लरज उठा। उसने घबरा कर हाथ खींचने की कोशिश की, मगर अरमान ने सुर्ख आंखों से उसे देखते हुए उसे रोक लिया। रात का अंधेरा फैलने लगा तो अनाया के दिल में खौफ बढ़ गया। 1 हफ्ते से वो अपने कमरे में ही जाने से डर रही थी। शाम को नहा धोकर जब उसने आईने में खुद को देखा तो गर्दन पर जा बजा सुर्ख निशान देखकर खौफ और बढ़ गया। वो सोचने लगी कि चाची के शकूक बेबुनियाद नहीं थे। इसी खौफ और उलझन में दिन कट गया और अरमान शाह की मौजूदगी ने उसके दिल में मजीद तूफान बर्पा कर दिया। चल जा, जाकर सो जा। रात 11 बजे टीवी लाउंज में बैठी अनाया पर फरखंदा बेगम बरस पड़ी। जी चाची, जा रही हूँ। अनाया ने नजरें झुकाकर जवाब दिया और कमरे की तरफ बढ़ गई। फरखंदा बेगम ने अंदर ही अंदर सोचा, आज तो मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ कर ही रहूंगी। वो लाउंज में ही बैठ गई। तय कर लिया कि आज असल हकीकत जानकर ही दम लेंगी। बालकनी से दाखिल होते ही वो शख्स हल्की मुस्कुराहट लबों पर सजाए आहिस्ता कदमों से कमरे में आया। बेड पर सुकून से सोई अनाया को देखते ही उसकी आंखों में जनून भड़का। बेड के करीब बैठकर वो बोला, तुम किसी और की नहीं हो सकती। नरमी से उसके सुनहरे बालों को छूते हुए उसने क्लोरोफार्म लगाकर रुमाल उसकी नाक पर रखा। मेरा इरादा तो तुम्हें ऐसे ही हासिल करने का था, लेकिन अब तुम्हें सजा मिलेगी। रात के अंधेरे में मैंने तुम पर तरस खाया था, मगर अब दिन के उजाले में तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। उसकी भारी सरगोशी और लम्स की शिद्दत से अनाया ने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर बेसूद। कमरे के बाहर फरखंदा बेगम दबे पांव खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उनके दिल ने चीख कर कहा, आज मैं इसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। वो रोशनी को साथ लेकर कमरे का दरवाजा धकेलते अंदर घुस आई
پکڑ لیا۔ وہ زور سے چلائی مگر اندر داخل ہو کر آگ میں آ گئی، سکتے میں آ گئی۔ سامنے بیڈ پر صرف عنایا پرسکون میں نیند میں تھی۔ کمرے میں اور کوئی موجود نہ تھا۔ ماما یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، روشنی نے حیرت سے کہا۔ چپ کر، مجھے دیکھنے دے، فرخندہ بیگم نے خفگی سے کہا اور پورا کمرہ ٹٹول ڈالا، مگر چھوٹے سے کمرے میں پرانی الماری اور بیڈ کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ان کی نظر بالکونی کے کھلے دروازے پر جا ٹکی۔ دیکھا، بھاگ گیا ہے، وہ غصے سے عنایا کو گھورتے ہوئے بڑبڑائیں۔ روشنی نے جمائی لیتے ہوئے کہا، ماما آپ کا وہم ہے، کون آئے گا اس کے پیچھے، یہ تو ڈرتے ڈرتے مر ہی جائے گی۔ مگر فرخندہ بیگم بزد تھی، کل ہی شاید شاہدہ سے بات کرتی ہوں، اب تو اس منحوس کو گھر سے نکال کر ہی سکون پاؤں گی۔ غصے میں بھری وہ دونوں کمرے سے نکل گئی اور عنایا اب بھی بیڈ پر بے خبر سو رہی تھی۔ ہیلو عنایا، کیا تم مجھ سے مل سکتی ہو؟ ثاقب کی آواز فون کے دوسری طرف سے سنائی دی۔ اس وقت بھائی، ابھی تو بہت سارے کام ہیں میرے، کچن میں بکھرے برتنوں پر نظر ڈالتے ہوئے عنایا نے جلدی سے جواب دیا۔ یار ایک بار مل لو، میں نے روشنی کے لیے سرپرائز پلان کیا ہے اور تمہارا ساتھ چاہیے، پلیز انکار مت کرنا، ثاقب نے لجاجت سے کہا۔ اس کی ضد کے آگے عنایا نے ہار مان لی۔ اوکے 15 منٹ میں آتی ہوں، کہاں آنا ہے؟ میرے آفس آ جاؤ، وہیں سے ساتھ چلیں گے۔ ثاقب کی آواز میں خوشی چھلک رہی تھی۔ عنایا نے تیزی سے کام نمٹایا، فریش ہو کر چادر اوڑھی اور روشنی کو بتانے کے ارادے سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر دروازے کے قریب پہنچ کر فرخندہ بیگم کی باتیں سن کر اس کے قدم ساکت ہو گئے۔ ایک بار اس کے باپ کی جائیداد ہمارے نام ہو جائے، پھر میں اسے شاہدہ کے بیٹے رفیق کے ساتھ بیاہ دوں گی۔ شاہدہ راضی ہے، جمعے کو آئیں گے اور بات پکی ہوگی۔ بس عنایا کے کانوں میں یہ الفاظ گونجنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ چاچی مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ طے کیسے کر سکتی ہیں، اور وہ بھی رفیق بھائی سے؟ دل ہی دل میں ٹوٹ کر رہ گئی۔ خاموشی سے وہاں سے ہٹ کر وہ ساتھ ساتھ آفس میں چلی گئی۔ ریسیپشن سے کال آنے پر اندر بلایا گیا۔ دوپٹہ سر پر درست کرتی، چادر کندھوں پر پھیلاتی وہ کیبن میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم ثاقب بھائی۔ وعلیکم السلام، آؤ عنایا، کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تمہیں اتنی دیر کیسے لگی؟ گھڑی دیکھتے ہوئے ثاقب نے شکوہ کیا۔ میں تو پچھلے 1 گھنٹے سے باہر بیٹھی تھی، مجھے کہا گیا کہ آپ مصروف ہیں، عنایا نے حیرت سے کہا۔ اچھا کوئی بات نہیں، آؤ لنچ ساتھ کرتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا اور ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ نہیں بھوک نہیں ہے، آپ بتائیں کیوں بلایا ہے؟ عنایا ایک طرف کھڑی رہی۔ بیٹھو گی تو بتاؤں گا، ثاقب نے اسے دیکھتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا، پھر اس کی آنکھوں کی لالی دیکھ کر چونکا۔ کیا ہوا، رو کر آئی ہو؟ آنٹی نے کچھ کہا ہے؟ کافی سوچ کے بعد عنایا نے فیصلہ کیا کہ اسے مدد چاہیے۔ ثاقب بھائی کیا آپ میری ہیلپ کریں گے؟ کیا ہوا؟ ثاقب فکر مند ہوا۔ چاچی کو لگتا ہے میں کسی کو اپنے کمرے میں چھپا کر بلاتی ہوں، اسی شک میں وہ میری شادی رفیق بھائی سے کرنا چاہتی ہیں۔ عنایا نے سب کچھ ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ ہاں روشنی نے بتایا تھا مجھے، وہ رفیق نامی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ ثاقب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ بہت نرمی سے بولی۔ عنایا روتی رہی۔ یہ سب دیکھ کر باہر کھڑے ارمان شاہ کے اعصاب تن گئے۔ اس نے سب سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ جیسے ہی ثاقب نے عنایا کی گردن پر موجود سرخ نشانوں کو دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، کیبن کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ میرے آفس میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ارمان شاہ خون خوار نظروں کے ساتھ اندر آیا اور لمحہ بھر میں ثاقب کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ سر میں نے کچھ نہیں کیا۔ ثاقب گھبرا گیا، مگر اگلے ہی لمحے ارمان کے مکے اس کے چہرے پر پڑنے لگے۔ عنایا چیخی، چھوڑ دے انہیں، کیوں مار رہے ہیں؟ ارمان کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ یہ تمہیں چھو رہا تھا، تمہارے قریب بیٹھا تھا، اور تم آنکھوں پر پٹی باندھے بیٹھی رہی۔ عورتوں تو نظر پہچان لیتی ہیں، اور ایک تم ہو جو بدبخت شخص کو پہچان نہیں سکی۔ ان سب کی گندی نہیں، آپ کے دماغ میں گند ہے، عنایا نے چیخ کر کہا۔ اس کی بات پر ثاقب کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ یہ دیکھ کر ارمان کا سب ٹوٹ گیا۔ اسے تو میں جان سے مار دوں گا، وہ ثاقب کو اور زور سے پیٹنے لگا۔ عنایا نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس کی نازک کلائیاں ارمان کی طاقت کے آگے بے بس تھیں۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ وہ چیخی اور غصے میں ارمان کو تھپڑ رسید کر دیا۔ وقت جیسے تھم گیا۔ یہ دوسرا تھپڑ تھا جو عنایا نے اسے مارا تھا۔ ارمان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔
दिमाग सुन सा हो गया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वह दाड़ा और अनाया को दोनों कंधों से पकड़कर दीवार से दे मारा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अनाया, मुराद, ये हाथ तोड़ने का पहले ही इरादा था, अब सोचो तुम्हारे साथ क्या हाल करूंगा। उसकी गुस्से भरी आवाज गूंजी। अनाया खौफ से लरसती रही। दूर रहो, उसके कानों में अरमान की कुलोन की खुशबू बसी हुई थी। दिल धड़कने लगा। एक झटके से उसे छोड़ते हुए अरमान सुर्ख चेहरे के साथ कैबिन से निकल गया। पीछे सब सन्नाटा और खौफ छोड़ गया। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इनकार नहीं चाहिए, हर हाल में ये लड़की चाहिए। आप जानती हैं कितना बड़ा मुआवजा मिलेगा? बस इसकी चाची के सामने मेरा मुतालबा रख देना। कच्ची औरत है, फौरन मान जाएगी। अपने सामने खड़ी खातून को घूरते हुए वो सख्त देर लहजे में बोला, पर पुरस्रार लड़की न मानी तो? अरमान शाह के सुर्खों सफेद चेहरे पर छाई संजीदगी देखकर शमा पहली बार घबरा गई थी। जो कुछ इस दिन ऑफिस में हुआ, उसके बाद से अरमान शाह ने हर एक को आड़े हाथों लिया था। साकिब को तो वो पहले ही जॉब से निकाल चुका था, और जिसने भी उस दिन की वीडियो बनाई थी, उन्हें भी उसने सख्त सबक सिखाया था। अब बस वो ही बच गई थी जिसे अपनी कैद में लेने के लिए वो बेताब था। तुम जाकर इसके मुंह पर ये पैसे मारोगी? वो हाँ कर देगी। आज शाम ही मुझे निकाह चाहिए। फ्रेश नोटों से भरा बैग सेंटर टेबल पर रखकर वो इस्तसाहिया मुस्कुराया था। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। पैसों से भरे बैग की जिप बंद करती शमा इस बात में सर हिलाते हुए निकल गई। ये 10 लाख रुपए सर ने आपके लिए भेजे हैं। अगर आप ये रिश्ता कबूल करती हैं तो ये सब आपके। काफी देर से फरखंदा बेगम को बातों में लगाती शमा ने बैग खोलकर उनके सामने रखते हुए कहा, जिसे देखकर फरखंदा बेगम की आंखें चमक उठी। उनकी और रोशनी की आंखों में लालच की झलक देखकर शमा मुस्कुराते हुए बैग बंद कर गई। अगर आप लोग नहीं मानते तो ये वापस ले जाऊंगी। बैग उठाती शमा खड़ी होगी। अरे ऐसे कैसे? बैठो, कुछ ठंडा गरम बात तो करो, ठीक मामला है। उसके हाथ से बैग लेने को बढ़ती फरखंदा बेगम ने रोशनी को इशारा किया। जो उस लबों से लगाती शमा ने पैसे गिनती। फरखंदा रोशनी को देखकर अपने मोबाइल में वीडियो कॉल ऑन की थी। सर एक शर्त है, उसके बाद आप में से कोई भी अनाया से नहीं मिलेगा। कभी भी आप लोग उसे भूल जाएंगे, ना कभी उससे मिलने आएंगे, ना वो दोबारा यहाँ आएंगी। महरम स्क्रीन के सामने बैठे अरमान शाह के इशारे पर वो उसकी शराइत सुनाने लगी। अरे ले जाओ, हम तो खुद तंग है इस मनहूस से। जिस दिन से आई है हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसकी वजह से मेरी बेटी की मंगनी टूट गई। जुबान पर थूक लगाकर पैसे गिनती फरखंदा बेगम ने हकारत से कहा था। इस वाक़े के बाद साकिब का कोई अता पता न था। बस एक दिन इनवेलप आया जिसमें मंगनी की अंगूठी वापस कर दी गई थी, और साथ ही खत था जिसमें उसने अपने पाकिस्तान से बाहर जाने की इत्तला दी थी। साथ अपनी दूसरी मंगेतर का जिक्र भी किया, और रोशनी की बदसूरती पर क्या कुछ नहीं लिखा। खत पढ़कर रोशनी को हर बात की जिम्मेदार अनाया और उसकी खूबसूरती लगी थी। एक और बात, आपने जहाँ भी इसकी मंगनी की है, उसका ज़िक्र दोबारा कभी ना हो। उसे बदसात, मनहूस या कमबख्त नहीं कहा जाएगा। एक के बाद एक शर्त उसके सामने रखती शमा खाली ग्लास टेबल पर रख गई। अरे कल की मरती आज मर जाए, हमें कोई सरोकार नहीं। मनहूस और बरसात तो इसलिए कहती हूँ कि पहले अपने माँ बाप को खा गई, फिर हमारी खुशियों को, मेरी बेटी की खूबसूरती को भी निकल गई। ले जाओ इसे अपने सर के पास, लेकिन ये बता दो उसके बहुत आशिक हैं जो रातों को उससे मिलने आते हैं। पहले ही खबरदार कर रही हूँ, कल को ये मत कहना कि बदसात ने लगा दिया। पैसे गिनकर फारिग हुई फरखंदा बेगम हाथ नचाते हुए नफरत से बोली, ठीक है फिर आज शाम ही निकाह वक्त पर पहुंच जाएंगे। आप दुल्हन को तैयार रखें, ये सामान उनके लिए। अनाया के लिए लाया गया बैग सेंटर टेबल पर रखकर शमा जाने को खड़ी हो गई। ठीक है, इस बार रोशनी ने जवाब दिया, और शमा के निकलते ही बैग खोलकर एक एक चीज देखने लगी। और एक बात, इसमें से एक भी चीज की कमी दुल्हन पर ना हो। ये सब उनके लिए है, वही पहनेंगी और तैयार होंगी। वापस लौटती शमा ने रोशनी को अचानक देखते हुए अरमान शाह का हुक्म सुनाया। हाँ हाँ, उसे ही पहनाएंगे। जल्दी से रोशनी के हाथ से हैवी आवेश से लेकर रखते हुए फरखंदा बेगम मुस्कुराई, जबकि रोशनी का मुंह बिगड़ गया। ऐसे दस्यूं ला दूंगी अपनी बेटी को, बस एक बार ये मैनूस निकल जाए। रोशनी को मुंह फुलाते देखकर बैग बंद करती फरखंदा बेगम अनाया के कमरे की सिमट बढ़ी। चल जाओ, ये पहनकर तैयार हो जाओ, मौलवी साहब आ गए हैं। वो जैसे ही कॉलेज से लौटी तो घर की गहमा गहमी देखकर चौंकी कि अचानक उसके कमरे में दाखिल हुई। फरखंदा बेगम ने सुर्ख अरूसी लिबास उसके मुंह पर मारते हुए हुक्म दिया, चाची मैं ये शादी नहीं करूंगी। रफीक से शादी का सोच कर वो रोने लगी थी।
ایک یہی آسرا تھا کہ ثاقب اس کی مدد کرے گا، لیکن وہ تو کہیں گم ہو گیا تھا۔ شادی تو تیرا ابا بھی کرے گا، قبر سے اٹھ کر چپ چاپ تیار ہو جا، وہ لڑکا تیرا نخرہ نہیں دیکھے گا، بہت غصے والا ہے۔ عنایا کو شادی سے منع کرتے دیکھ کر فرخندہ بیگم نے غصے سے کہا تھا، ماما پلیز آپ جائیں، میں عنایا کو تیار کر دوں گی۔ فرخندہ بیگم کو غصے میں دیکھ کر روشنی مسکراتی کمرے میں داخل ہوئی اور عنایا کی سمت بڑھی۔ آج وہ کئی دن بعد خوش نظر آ رہی تھی۔ عنایا یہ لڑکا بہت ہینڈسم ہے اور امیر بھی ہے۔ اسے راضی کرنے کے لیے روشنی نے اس سے بتایا تو عنایا ہونٹ دباتے ہوئے بولی، رفیق بھائی نہ تو امیر ہے نہ ہی ہینڈسم، بلکہ وہ تو نشہ کرنے والے ادھیڑ عمر کے آدمی ہیں۔ روشنی، ارے نہیں، وہ نہیں، یہ تو شہزادہ ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس نے مما کو 10 لاکھ دیے ہیں تم سے شادی کے لیے، مجھے تو لگتا ہے تمہارا عاشق ہے۔ روشنی کے کہنے پر عنایا نے حیرانی سے فرخندہ بیگم کو دیکھا تو وہ ہنکار بھر کر بولی، ہاں تیری جیسی کو شادی کروانے کے پیسے ملے ہیں مجھے، اب جا کر تیار ہو جا اور ہماری جان چھوڑ دے۔ اپنی قسمت لگنے کا سن کر عنایا جیسے اندر سے مر گئی تھی۔ آج اس کی چاچی نے اسے بیچ دیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اسے منحوس اور بدذات کہتی تھی، آج ایک انجان شخص کے نکاح نامے پر اسے بیچ کر مطمئن کھڑی تھی۔ یتیمی میں بچپن گزارنے والی عنایا کا نکاح آج ارمان جیسے بلینئر بزنس ٹائکون سے ہو گیا تھا، مگر نکاح سے کچھ دیر پہلے اسے پتہ چلا کہ اس کی چاچی نے اسے 10 لاکھ کے بدلے بیچا ہے۔ نکاح کے ساتھ ہی اس کے سر پر بڑی سی چادر ڈال کر رخصت کر دیا گیا۔ نہ باپ تھا شفقت کا ہاتھ رکھنے والا، نہ ماں تھی سینے سے لگانے والی۔ چاچا ملک سے باہر تھا اور چاچی اسے بیچ کر خوش تھی۔ بہن نکاح کے وقت ایسی خاموش تھی جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ وہ پتھر بنی دلہن رخصت ہوئی تو روشنی کی آنکھیں ارمان شاہ کو دیکھ کر جم گئیں۔ بلیک سوٹ کوٹ میں ملبوس یونانی دیوتاؤں سا حسین ارمان شاہ عنایا کا شوہر بن گیا تھا، اور یہ سوچ ہی روشنی کے دل میں آگ لگا گئی تھی۔ چند ملازمین عنایا کو کمرے میں چھوڑ کر گئیں۔ ایک لڑکی نے خوش اخلاقی سے اسے اندر بٹھایا۔ خوف سے لرزتی وہ بمشکل سانس لے رہی تھی کہ دروازہ کھلنے پر آواز پر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا سانس رک گیا۔ وہیں کھڑا مسکراتا ارمان شاہ اسے ٹک ٹک دیکھتا اندر آیا۔ وہ مزید کانپ اٹھی۔ تم؟ اس نے بے یقینی سے کہا، لگتا ہے مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی مسز ارمان شاہ۔ استحصائیہ لہجے میں کہتا ہوا وہ دروازہ لاک کر کے بیڈ کی طرف بڑھا۔ میں نے کہا تھا نا میں اپنے مجرم کو ایسی سزا دیتا ہوں کہ وہ موت کو ترسے۔ اچانک اس کے بال مٹھی میں دبوچتے ہوئے ارمان نے اس کا پن اپ کھینچا اور دوپٹہ زمین پر گرا دیا۔ میں جیت گیا، آج تم میری دسترس میں ہو اور اب سب حساب بے باک کروں گا۔ سرخ رنگ میں دہکتے اس کے روپ پر نظریں جمائے وہ بولتا گیا، اب ایک صرف تمہاری سانسوں تک رسائی تھی، آج روح میں اتر کر تمہیں مرد پر ہاتھ اٹھانے کا انجام بتاؤں گا۔ اس کے گردن شکنجے میں جکڑتے ہوئے ارمان شاہ نے خوف سے کانپتی عنایا کے لبوں پر لب رکھ دی اور اس کی سسیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ پلیز نہیں۔ عنایا کی سانس اکڑتی محسوس کرتے ہی ارمان شاہ نے اسے آزاد کیا تو وہ بمشکل بول پائی، اگر تم چاہتی ہو میں تمہیں تکلیف نہ پہنچاؤں تو معافی مانگو، ہاتھ جوڑ کے۔ عنایا کے سرخ لب اس کی شدت سے مزید سرخ ہو گئے تھے، جن پر وہ غصے میں ہلاس کٹ دے گیا تھا۔ وہ بقور ان لبوں کو دیکھتا اور پھر نرمی سے ان پر جھکتا اس کے کان کے قریب سرگوشی میں بولا، اور ساتھ ہی کان کے لو کو دانتوں تلے دبا گیا۔ وہ کراہتے ہوئے سسکی اور اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ کر خود کو دور کرنے لگی تو وہ غصے سے اس کے بال جکڑ کر کھینچ گیا۔ بالوں میں شدید کھینچ پڑنے پر وہ خود کو چھڑانے لگی، مگر اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی گرفت اس کے بال جڑ سے نوچ ڈالے گی۔ سو سوری، پلیز میرے بال۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرتے ہوئے وہ ہاتھ جوڑ دی۔ چلو معاف کیا، کیا یاد کرو گی؟ اس کی حالت پر نادانستہ ترس آتے ہی اس نے بال چھوڑ دیے اور تن سے بولا، تم کتنی کم عقل ہو، کبھی پہچان نہ سکی کہ کوئی تمہارے کمرے میں تمہارے بستر پر آتا ہے، اور تمہاری لالچی چاچی سمجھ گئی مگر تم نہ سمجھ سکی۔ کیا میرا لمس اتنا بے اثر تھا کہ تمہیں پتہ نہ چلتا؟ اور کیسے چلتا؟ تم تو بے ہوش ہوتی تھی۔ عنایا کی کم عقلی پر ہنستے ہوئے وہ افسوس کرنے لگا، وہ آپ تھے؟ ارمان شاہ کے اعتراف نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ عمر کتنی ہے تمہاری؟ اس کے نازک وجود کو خوف سے کانپتے دیکھ کر وہ اس کی لرزتی ہوئی حالت پر پاگل ہوا تھا۔ اپنی 32 سالہ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو اپنے اتنے قریب دیکھا، کسی کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا، اور اب دل اس کی روح تک اترنے پر بے قرار تھا۔ 18 سال
अनाया ने आंसू साफ करना चाहा तो वो रुक गया। मेरी जान, मैं ही था जो हर रात तुम्हारे कमरे में आता। इरादा तो तुम्हें बगैर शादी के हासिल करने का था, लेकिन साकिब बीच में आ गया। खैर, अब कभी नहीं आएगा। वह नरमी से उसके आंसू लबों से चुनते हुए उसके ब्लाउज की डोरियां खींच गया। प्लीज नहीं, मैंने माफी मांग ली है। वो घबरा कर बोली तो वो सरगोशी में बोला, मुझे किसी चीज की तलब नहीं सिवाय तुम्हारे। तुम चाहिए मुझे, तुम्हारा वजूद जिसकी तलब में रात रात भर तड़पता रहा, जिसको पाने की चाह में मैंने बहुत कुछ किया। साकिब का कत्ल, निकाह से पहले तुम्हारे करीब, अब बस तुम्हें होश में महसूस करना चाहता हूँ और तुम्हें महसूस करवाना चाहता हूँ। वो उसके हाथों को बेड के कोने से बांधते हुए बोला तो अनाया दर्द से करा उठी। मर्दाना क्लोन की वही मखसूस खुशबू उसके इर्द गिर्द फैल गई थी। मजबूत हाथ की गिरफ्त उसकी कमर पर और दूसरे हाथ की सख्ती से जमी गिरफ्त उसकी गर्दन पर। किसी चेहरे का उस पर झुकना और गर्म सांसों का उसके चेहरे पर बिखरना, सब कुछ वही था। मतलब अब वो मान चुकी थी कि ये सब अरमान शाह ही करता था। वो हंसपे से सिसकती रही, मगर वो उसकी सिसकियों को नज़रअंदाज करके अपनी मनमानी करता रहा। अगर तुम मुझे कबूल करती हो, कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। मुझे बस सुकून चाहिए, जो तुमसे मिलकर ख़त्म हो गया था। आज तुम मुझे मुकम्मल तौर पर चाहिए हो। उसकी गर्दन में मुँह छुपाए अरमान शाह ने गंभीर लहजे में सर उठाकर सुर्ख नशे में डूबी निगाहों से उसे देखा। तो अनाया सांस रोक के सुनती रही। अब से तुम सिर्फ अरमान शाह की हो। खौफज़दा आंखों से उसे देखती अनाया के लबों पर वो बोसा दे गया। आप मेरे हाथ तोड़ देंगे, वह सहम कर बोली। तोड़ने होते तो कब के तोड़ देता, लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है। अब तो तुम्हारी जान लूंगा रात। वो इसकी मासूम शक्ल देखकर जुमैनी मुस्कुराहट के साथ बोला, पहली नज़र में मोहब्बत हो गई थी तुमसे। तुमसे पहले कभी इतनी हसीन लड़की नहीं देखी। अनाया, आई लव यू। उसकी हिरनी जैसी खौफज़दा आंखों में आंसू देखकर वो उसकी पेशानी पर लब रख गया। वो जो सोच रहा था उसे डराकर अपने कब्जे में रखेगा, मगर उसकी मासूम अदाओं के सामने हार गया और सच्चे दिल से अपनी मोहब्बत का इजहार कर गया। बेयकीनी से उसे देखती हनाया हिचकी लेकर रो दी। उसे यह सब झूठ लगा, क्योंकि मोहब्बत कभी मिली नहीं थी। अब भी दिल यकीन नहीं कर रहा था। क्या हुआ इसे? यकटक देखते पाकर वो उसके बाल खोलते हुए खोया हुआ। आप सच बोल रहे हैं? अनाया ने लरजते लहजे में पूछा। मैं अमल करके बताऊंगा कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, कहकर वो कमरे की तमाम लाइट्स बंद कर गया और इसे अपने सीने पर गिरा लिया। कमरे में बढ़ती सरगोशियों और मध्यम सांसों की गूंज के बीच से आसमान पर चमकता चांद खुलकर मुस्कुरा रहा था।